नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, एमपी टेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2024 नज़दीक आ चुकी है और आप सभी लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। और मैं आपको बता दूं कि आज हम पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आज हम खेल एवं कार्य एक प्रमुख टॉपिक है। इसके अंतर्गत अगर देखेंगे तो सब टॉपिक आता है सिलेबस में आपके पारिवारिक उत्सव एवं मनोरंजन के साधन। तो पारिवारिक उत्सव एवं मनोरंजन के साधन से बनने वाले तमाम उन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे इस वीडियो में जो एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है। सो आज प्रैक्टिस सेट नंबर हम 6 लगाएंगे। जी हाँ, तो आप वीडियो के अंत तक रहिएगा। चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं पहले तो उत्सव क्या होता है। पहले तो ये समझना ज़रूरी है। देखिए, उत्सव जो होता है विशेष रूप से अगर हम भारतीय परंपरा में देखें, भारतीय रूपरेखा में देखें, भारतीय दर्शन में देखें तो उत्सव जो है, देखिएगा यहाँ पर जो उत्सव जो शब्द है यहाँ पर देखेंगे उत्स है ना। उत्स का जो तात्पर्य होता है ना, यहाँ पर हृदय के आनंद की अभिव्यक्ति से होता है उत्सव का, है ना। तो उत्सव जो भी परिवार में जो भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं उनका सीधा सा मतलब होता है आनंद की प्राप्ति के लिए होते हैं ना, उत्सव जितने भी होते हैं। क्लियर है। चलिए, क्योंकि आपको भी पता है कि परिवार जो है समाज की सबसे छोटी इकाई है। यह परंपरा संस्कृति तथा मूल्यों का क्या करती है, श्रवण करती है। और हालांकि इसका स्थानांतरण भी होता है, हस्तांतरण होता है, पीढ़ियों के अंदर स्वतः ही होता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये उत्सव चले जाते हैं ना, तो हस्तांतरण भी होता है। अब हमारे परिवार में अगर देखेंगे तो बहुत सारे उत्सव निकल कर आते हैं। जैसे हम कुछ की बात कर लेते हैं यहाँ पर, जिससे कि आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि पारिवारिक उत्सव एक रूप से आप समझ लीजिए कि जैसे कि जन्म उत्सव मनाया जाता है तो एक प्रकार का एक पारिवारिक उत्सव जिसमें परिवार के बच्चे शामिल होते हैं, है ना। बच्चों का जन्मदिवस मनाया जाता है। इस अवसर में रिश्तेदार और मित्रों को भी आमंत्रित किया जाता है, एक परंपरा रही है। अब इसे फैशन के तौर पर भी देखा जाने लगा है ना। एक विवाह उत्सव होता है ना। जो विवाह जो उत्सव होता है, परंपरागत रूप से विवाह जो उत्सव है ये परिवारों के सदस्यों द्वारा ही आयोजित किया जाता है। ये एक भव्य उत्सव माना जाता है जिसकी तैयारी परिवार में लंबे समय से की जाती है ना, इस तरीके से। इसके अलावा उपनयन संस्कार होता है, गृह प्रवेश होता है। ये सब मिलाकर कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये पारिवारिक उत्सव हैं। क्लियर है। चलिए, हम पारिवारिक उत्सव की अब रूपरेखा में अब हम शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न आपके सामने निकल कर आया है, तो ध्यान दीजिएगा। उत्सव क्यों मनाए जाते हैं, क्या उद्देश्य होता है ना इनका। तो सिंपल सा इसमें ऑलरेडी आंसर लगा हुआ है, लेकिन आपको चारों आंसर पढ़ना है, इसके बाद ही आपको टिक करना है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्सव जो होता है विशेष रूप से आनंद की प्राप्ति के लिए होता है। मैंने पहले बताया कि उत्स का अर्थ ही अलग होता है ना। उत्स का जो अर्थ होता है मैंने पहले डिस्कस किया है ना। उत्स का अर्थ क्या होता है, हृदय आनंद की अभिव्यक्ति के लिए, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय परंपरा में परिवार में कितने संस्कारों की चर्चा की गई है। देखिए, भारतीय परंपरा में अगर देखें हिंदू धर्म में तो भारतीय परंपरा में 16 संस्कारों की रूपरेखा है। अगर आप इनको देखेंगे तो 16 संस्कार हैं जो जन्म से लेकर मरण तक जो होता है। जैसे मृत्यु जो होता है वो अंतिम संस्कार माना जाता है ना। तो विशेष रूप से यहाँ पर 16 संस्कार आप लगा लीजिए, राइट ऑप्शन। क्लियर है। चलिए, सो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका कि पारिवारिक उत्सव के बारे में क्या सही है। अब यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, उन स्टेटमेंटों के आधार पर आपको राइट ऑप्शन लगाना है ना। यहाँ पर देखिए, पारिवारिक उत्सव का उद्देश्य हृदय के आनंद की अभिव्यक्ति है। ये तो बिल्कुल राइट है। अभी जैसे मैंने अभी डिस्कस किया है, पारिवारिक उत्सव से परस्पर संबंधों से बेहतर बनाने का मौका मिलता है। हालांकि ये मिलता है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा ये तो बिल्कुल राइट है, ये भी है ना। इसके अलावा देखेंगे तो विवाह पारिवारिक उत्सव का हिस्सा नहीं है। देखिए, पारिवारिक उत्सव का तो हिस्सा है, लेकिन इनमें से अगर सभी यहाँ पर नहीं है पूछा है ना, तो ये तो आपको बेहतर है। और ये तो विवाह का पारिवारिक हिस्सा नहीं पूछा है, तो देख लीजिए इसका। इसका नहीं है पूछा तो आप देख सकते हैं ये तो पारिवारिक उत्सव में परस्पर संबंधों को बेहतर बनाने का मौका मिलता है, ये भी राइट है, ये भी राइट है। लेकिन नहीं पूछा तो विवाह पारिवारिक उत्सव का हिस्सा नहीं है, ये तो ये समझ लीजिए ये पारिवारिक हिस्सा है, वो यहाँ पर नहीं कर दिया है, इसलिए ये राइट है, ये गलत है। क्लियर है। चलिएगा, अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विवाह किस प्रकार का उत्सव है। तो विवाह देखिए, विवाह जो है पारिवारिक उत्सव है, मैंने पहले क्लियर किया है। धार्मिक उत्सव तो नहीं है ना, और सामाजिक भी नहीं है, तो इसलिए आप लगा सकते हैं विवाह जो है पारिवारिक उत्सव है विशेष रूप से।
है ना। तो राइट ऑप्शन लगा लीजिए। हालांकि विवाह की जो परंपरा जो रही है प्राचीन काल से चली आ रही है और एक भव्य उत्सव इसे माना जाता है, जिसकी परिवार जो होता है वो लंबे समय से तैयारी करता है ना। और विवाह के दौरान कई दिनों तक रीति रिवाजों को पूरा किया जाता है, आप लोगों ने भी देखा होगा अपने अपने एरिए में, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है मनोरंजन। अब मनोरंजन के संबंध में कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने निकल कर। तो मनोरंजन आप समझ रहे हैं कि मनुष्य एक क्रियाशील प्राणी है, दिन भर व्यस्तताओं के बाद उसे विश्राम की कुछ आवश्यकता होती है और विश्राम की प्राप्ति हेतु मनोरंजन से होती है ना। विश्राम की जो प्राप्ति होती है मनोरंजन से ही होती है, जो व्यक्ति की मानसिक थकावट को दूर करने में सक्षम होता है ना। जैसे कि भ्रमण करना, है ना, किताब तथा कहानियों को पढ़ना, इस प्रकार से, है ना। तो चलिए हम कुछ बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रश्नों की। मनुष्य को मनोरंजन की आवश्यकता क्यों होती है? तो आपको पता है कि मनोरंजन की आवश्यकता विश्राम के लिए होती है, अभी जैसे मैंने डिस्कस किया है। अगला क्वेश्चन है आपका कि पुस्तकों का अध्ययन निम्न में से किस में सहायक होता है? तो देखिए मनोरंजन में भी सहायक होता है, चिंतन वृद्धि भी बढ़ाता है, इसलिए किताबें आपको पढ़ना ज़रूरी है ना। और भावों में उसके जो भाव होते हैं उसमें भी वृद्धि होती है, इसलिए राइट ऑप्शन डी लगा लीजिए अब इसका। अगला क्वेश्चन है कौन सी प्रक्रिया भारतीय परिवारों में परंपरागत रूप से, है ना, परंपरागत रूप से आगे बढ़ रही है? तो देखिए आगे बढ़ी है, तो देखिए पहले नंबर में बता दूं कि चलचित्रों का दर्शन तो पहले परंपरागत रहा नहीं है, मूवी वगैरह, है ना, थिएटर वगैरह ये तो पहले थे नहीं। किताबों का अध्ययन, इसमें से सही ऑप्शन अगर देखें तो कहानियों का जो श्रवण है, सुनने का जो कहानियों का परंपरा है, ये आगे बढ़ी है, ये आप राइट ऑप्शन लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, परंपरागत कहानियों को बच्चों को कौन सुनाता है? तो बिल्कुल राइट है, परंपरागत जो कहानियाँ होती हैं, पुरानी जो कहानियाँ होती हैं, उनको बच्चों को कौन सुनाता है? बुजुर्ग ही सुनाते हैं, दादा दादी ही सुनाते हैं अपने बच्चों को, अपने नाती पंती जितने भी होते हैं, है ना। तो ये बुजुर्ग ही सुनाते हैं, शिक्षक नहीं सुनाते, शिक्षक पढ़ाने का काम करते हैं, मित्र तो कभी सुना ही नहीं सकता है ना। चलिए यहाँ पर देखिए मनोरंजन का महत्वपूर्ण साधन है। तो मनोरंजन का एक महत्वपूर्ण साधन अगर देखें तो हालांकि मनोरंजन के विभिन्न साधन हैं, जैसे किताबें हैं, कहानियाँ हैं, कठपुतली है, रंगमंच जैसे बोलते हैं, है ना, छड़ी कठपुतली है ना, बहुत सारे यहाँ पर मनोरंजन के साधन हैं। लेकिन इसमें से अगर राइट ऑप्शन देखेंगे तो किताबें भी हैं, कहानियाँ भी हैं, कठपुतली है, राइट ऑप्शन डी लगा लीजिए अब इसका। सो क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कठपुतली प्ले किन समुदायों में अधिक लोकप्रिय रहा है? ऐसे कौन से समुदाय हैं जहाँ पर कठपुतली जो प्ले है ज़्यादातर लोकप्रिय माना जाता है? तो इसमें अगर देखेंगे तो राइट ऑप्शन पहले से लगा हुआ है, आप भी लगा लीजिए। देखिए राइट ऑप्शन भले ही लगे हुए हैं, लेकिन आपको चारों ऑप्शन पढ़ना है, इसके बाद ही आपको टिक करना है आपको अपने अकॉर्डिंग, और अंत में आपको वीडियो के अंत में आपको कमेंट जरूर करना है। स्थानीय समुदाय, है ना, राइट ऑप्शन लगाइएगा इसका, स्थानीय समुदायों में। हालांकि कठपुतली के बारे में आप लोगों ने भी सुना होगा, कठपुतली जो है एक प्रकार का रंगमंच है, लोक रंगमंच है। और कठपुतली रंगमंच का उद्भव जो है बेसिकली भारत में ही हुआ है ना। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि भगवान इस विश्व को 3 धागों, है ना, 3 धागों यानी सत रज तुम, आप लोगों ने पढ़ा होगा, द्वारा कठपुतली को चलाते हैं। आपको पता है कि कठपुतली जो है धागों पर ही चलता है पूरा का पूरा, है ना। चलिए अगला देखिएगा, भारत में कठपुतली प्ले सर्वाधिक किस राज्य में होता है? विशेष रूप से राजस्थान वाला जो एरिया होता है ना, वहाँ पर कठपुतली का जो प्ले होता है, जो खेल होता है, बहुत ज़्यादा होता है ना। आप लोगों ने भी अगर देखा होगा तो कठपुतली का जो पूरा का पूरा खेल होता है ये इन्हीं राज्यों में होता है, जैसे कि राजस्थान हो गया आपका। चलिए अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, कठपुतली प्ले में कठपुतली को किसकी सहायता से नचाया जाता है? बहुत सिंपल सा है, आप लोगों ने देखा होगा बचपन में कि कठपुतली को जो नचाया जाता है, पूरा का पूरा जो काम रहता है डोरी का होता है, यानी आपका जो धागा होता है, धागे से ही पूरा कठपुतली का डांस कराया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है हम मेले के संबंध में। देखिए मेले के संबंध में अगर हम बात करें तो मेले जो हैं विशेष रूप से जब किसी एक स्थान पर बहुत सारे लोग किसी भी सामाजिक या धार्मिक या व्यापारिक या अन्य कारणों से एकत्र होते हैं तो उसे मेला बोल सकते हैं, है ना। और कई प्रकार के मेले होते हैं, जिसमें से आप लोगों ने कई मेले सुने होंगे, जैसे कुंभ मेला होता है, या कुंभ मेला है, या आम परंपरागत भारतीय मेलों में से भिन्न है। हालांकि ये धार्मिक सम्मेलन है एक प्रकार का कुंभ मेला, है ना, जो पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन से बहुत सी अमूल्य वस्तुएं बाहर निकली थी, ऐसा कुछ माना जाता है ना।
तो हम पहले नंबर इस क्वेश्चन को अध्ययन करते हैं। कुंभ मेले का आयोजन देश में कितने स्थानों पर होता है? तो देखिए कुंभ जो मेले का जो आयोजन होता है ना, वो फाइनली 4, यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर 4 लगा लीजिए, 4 स्थानों पर होता है ना। इनमें से देख सकते हैं स्थानों के आप लोग नाम भी याद कर लीजिए, जैसे कि आप पहला तो उज्जैन ही लगा सकते हैं, उज्जैन के अलावा आप हरिद्वार देख लीजिए, फिर है ना, हरिद्वार के अलावा इलाहाबाद देख लीजिए, इलाहाबाद में भी होता है ये कुंभ मेला, है ना। और इसके अलावा फिर आपका नासिक में होता है। तो 4 जगह लगता है कुंभ मेला, है ना। अब आप लोग ज़रा कमेंट करके बताइए कि हमारे जो उज्जैन में मेला लगता है कुंभ मेला, उसका आपको पता है कि 12 वर्ष के अंतराल में आयोजित किए जाते हैं, है ना। और 12 वर्ष के बाद यानी हमारे अगला जो उज्जैन का जो कुंभ मेला है वो कब लगने वाला है, आप लोग कमेंट कीजिएगा थोड़ा सा। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है? देखिए पुष्कर जो मेला है बहुत पॉपुलर मेला है पुष्कर मेला, है ना। और ये पुष्कर जो मेला है राजस्थान में होता है। ये मेला राजस्थान के अजमेर में होता है। अगर आप लोगों ने अजमेर विजिट किया होगा तो एक पुष्कर नामक झील है वहाँ पर, पुष्कर नामक एक स्थान है, आप समझ लीजिए। ये पुष्कर एक धार्मिक महत्व का एक सरोवर है, एक झील मैंने जैसे कि बताया है ना, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। हालांकि ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी का जो एकमात्र प्राचीन मंदिर भी यहाँ पर स्थित है ना। तो विशेष रूप से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बैसाखी मेले का आयोजन किस राज्य में होता है? तो बैसाखी जो है पंजाब में होता है ना। ये भी एक प्रमुख मेला है धार्मिक रूप से अगर देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सुमेलित नहीं है? इसमें से ऑप्शन देखिए, सोनपुर है, सोनपुर पशु मेला बिहार में है, बिल्कुल लगता है सोनपुर पशु मेला बिहार में लगता है, लेकिन हेमेश गोप्पा अरुणाचल प्रदेश में नहीं लगता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए इसका। जबकि गंगा सागर पश्चिम बंगाल में, ट्रेड मेला जो है ये मध्य प्रदेश में लगता है। क्लियर है? चलिए, मध्य प्रदेश में जैसे कि और भी मेले लगते हैं, जैसे सिंगा जी का मेला होगा, पीर बुधान का मेला होगा, जोगेश्वरी देवी का मेला होगा, है ना। बहुत सारे मेले लगते हैं, है ना। तो आप लोग याद कर लीजिए मेले सारे। देखिए मैं एक चीज़ गारंटी से बोल सकता हूँ कि मेरे जो टैक्स सीरीज हैं, या बोल सकते हैं आप जो प्रैक्टिस सेट हैं, अगर पूरा का पूरा आप अटेम्प्ट करते हैं सभी के सभी टॉपिक, तो ये तो क्लियर है कि 30 के 30 नंबर में से गारंटी इस बात की ले सकता हूँ 28 तक नंबर आप कवर कर सकते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर आपको करंट अफेयर और जो पुराने PBS जो PYQ हैं उनको भी यहाँ पर करवाऊँगा, लेकिन ये टॉपिक वाइज सीरीज़ पहले ख़त्म हो जाए इसके बाद करवा दूँगा, है ना। तो आप लोग धैर्य बनाकर रखिए, करंट अफेयर को लेकर मैं आऊँगा और PYQ पेपर भी लेकर आऊँगा। आप लोग थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उन तक ज़रूर पहुँचाइएगा। चलिए, कपिल मुनि मेले का आयोजन जन्म स्थान के किस शहर में किया जाता है? यहाँ पर देख सकते हैं बीकानेर, बीकानेर एंड जयपुर आप लोगों ने सुना होगा। कपिल मुनि मेले का आयोजन किया जाता है इस स्थान पर, है ना। चलिए, अब आप लोग ज़रा कमेंट करके बताइए कि मध्य प्रदेश में शरद समया का मेला कहाँ पर लगता है, कमेंट कीजिएगा। राजस्थान के हिंडोल में मनाए जाने वाले महावीर जी के मेले में किस संप्रदाय के लोग हिस्सा लेते हैं? तो यहाँ पर जैन, गुर्जर और मीणा तीनों समुदाय के लोग यहाँ पर हिस्सा लेते हैं, इसलिए राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, इलाहाबाद में माघ मेले का आयोजन किया जाता है और ये किस महीने में किया जाता है? तो सिंपल सा है, आपको याद रखना है, ये जो महीना होता है ना साथियों, ज़्यादातर मेले जो हों वो जनवरी फरवरी में ही लगते हैं, है ना। तो आपको याद रखना जनवरी फरवरी। देखिए बटुकेश्वर मेला के संदर्भ में क्वेश्चन आया है। बटेश्वर मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया जाता है? हालांकि बटेश्वर इस मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में होता है। कहाँ पर होता है? आगरा। तो राइट ऑप्शन आप तो लगा लेंगे, लेकिन आपको याद रखना है इस मेले की में बड़ी संख्या में श्रद्धालु सम्मिलित होते हैं, ऐसा नहीं है। और यहाँ पर यमुना स्नान करने का ऐसा मान्यता मानी जाती है और 108 मंदिरों के दर्शन कर यहाँ पर ऐसा मानते हैं कि पुण्य की प्राप्ति होती है। इसे पशु मेला भी कहा जाता है, हालांकि ऐसे भी सुनने में आया है, तो आप लगा सकते हैं। किस मेले को अष्टमी के मेले के रूप में भी जाना जाता है? तो गौ चरण का जो मेला होता है इसे अष्टमी का मेला कहा जाता है। चलिए, अब आने वाला समय है मेलों के लिए। देखिए, और मेले तो बच्चों के लिए बहुत फेवरेट होते हैं, इसलिए मेले पढ़ना आप लोगों को ज़रूरी है। आपको पता है कि आप शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी प्राइमरी टीचर की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए मेले इंक्लूड किए गए हैं आपके सिलेबस में। किस मेले का आयोजन मध्य प्रदेश में नहीं किया जाता है? नहीं किया जाता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो बाबा गरीबनाथ का मेला, जोगेश्वरी देवी का मेला, कालू जी महाराज का मेला, ये चारों के चारों लगते हैं। यम द्वितीय का मेला नहीं लगता है मध्य प्रदेश में, है ना। बहुत सारे मेले लगते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, पीर बुधान का मेला मध्य प्रदेश के किस शहर में होता है, आयोजित होता है? तो देखिए पीर बुधान का जो मेला है ना, ये शिवपुरी में होता है। बहुत ही पॉपुलर मेला है, आप इसे रट लीजिएगा। अब देखिए पीर बुधान के अलावा मैं बता दूं कि यहाँ पर मध्य प्रदेश में जल बिहारी का मेला लगता है। जल बिहारी का मेला भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो जल बिहारी का मेला कहाँ लगता है? छतरपुर ज़िले में लगता है, अगर जिलेवार पूछेगा तो। माघ घोगरा का मेला भी लगता है ना, ये सिवनी में लगता है। ग्वालियर में एक मेला लगता है जिसे व्यापारिक मेला बोलते हैं। ग्वालियर में सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का व्यापारिक मेला लगता है ना। और सोनपुर बिहार में पशु मेला लगता है, आपको मैंने जैसे ही बताया है ना, कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है ना। तो इस प्रकार के मेले लगते रहते हैं। अगला देखिएगा, किस मेले को हरिहर क्षेत्र का मेला भी कहते हैं? तो सोनपुर का जो पशु मेला है इसे हरिहर मेला भी बोलते हैं। ये बहुत पॉपुलर है, ये पशु मेला है ना, याद रख लीजिए आप इसे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में ज्वालामुखी मेले का आयोजन किया जाता है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बहुत। हिमाचल प्रदेश में। भारत के किस राज्य में ज्वालामुखी मेला लगता है? तो हिमाचल प्रदेश में लगता है, लगा लीजिए राइट ऑप्शन। अगला देखिएगा, फाइनली यहाँ पर सम्मिलित करना है आपको। और मेष संक्रांति का जो मेला लगता है वो कहाँ लगता है? कार्तिक, यहाँ पर देख सकते हैं कार्तिक पूर्णिमा का मेला, शंकर जी का मेला, गंगा सागर का मेला। तो ये ऑप्शन आपके सामने हैं और इनमें से आपके कोड दिए हैं, उन कोटों में आपको सही लगाना है राइट ऑप्शन। तो देख लीजिए आप इनका कोड है ना, लगा सकते हैं इसमें राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 27 का राइट ऑप्शन देख लीजिए, सी नंबर इसका राइट ऑप्शन रहेगा, है ना, सी लगाइए। तो पहले का क्या है, यानी ए का क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा चौथा, बिहार में मेष क्रांति। और बी का जो हो जाएगा, बी का हो जाएगा तीसरा, हरिद्वार में कार्तिक पूर्णिमा का मेला। और सी का हो जाएगा दूसरा, सी का जो हो जाएगा, सी नंबर का दूसरा, छत्तीसगढ़ में शंकर जी का मेला। और गंगा सागर का मेला लगेगा कोलकाता में। इस प्रकार से आप कंफर्म कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। अब देखिए सांस्कृतिक कार्यक्रम जितने भी होते हैं, अगर उनकी बात करें तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आप लोगों ने भी हिस्सा लिया होगा। जैसे विभिन्न कार्यक्रम होते हैं, जैसे गणतंत्र दिवस हो गया, स्वतंत्रता दिवस हो गया। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को होता है ना। आप लोग भी गाना और डांस वगैरह में भाग लिए होंगे जब आपके प्राइमरी या स्कूल की जो शिक्षा थी उसमें जब अध्ययनरत थी तब। हालांकि देखिए और भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, शिक्षक दिवस होता है, साक्षरता दिवस होता है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस होता है, बाल दिवस होता है, पौधारोपण दिवस होता है, ये गांधी जयंती होती है। ये सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं स्कूलों में। तो उन्हीं की सीरीज में देख लेते हैं 26 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? तो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, आपको पता है ना। 26 जनवरी 1950 को ही फाइनली हमारा संविधान लागू किया गया था, इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? ये भी सांस्कृतिक कार्यक्रम है। तो स्वतंत्रता कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को, है ना। ये सब सांस्कृतिक कार्यक्रम है। विद्यालय में 5 सितंबर को किस रूप में? 5 सितंबर बहुत बार पूछा गया है। देखिए ये पूछ भी लिया जा सकता है आपके एग्जाम में, क्योंकि शिक्षक दिवस के संदर्भ में ही मनाया जाता है 5 सितंबर को। चलिए अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है ये देख लीजिए 11 नवंबर को मनाया जाता है, राइट ऑप्शन लगा लीजिए। स्कूलों में प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे प्रख्यात शिक्षाविद थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बोले जाते हैं अबुल कलाम आज़ाद, और उन्हीं के जन्म दिवस पर ही मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को। 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 14 नवंबर के वो जब भी दिवस मनाया जाता है ये 14 नवंबर को, तो आप लोगों ने भी हिस्सा लिया होगा, है ना। बाल दिवस मनाया जाता है। बाल दिवस मनाया जाता है जो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें आप चाचा चाचा बोलते थे बच्चे, है ना। इनको बच्चे बहुत पसंद थे, टॉफियाँ बांटा करते थे। इनके जन्मदिवस पर बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। पौधारोपण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो पौधारोपण जो सप्ताह है 1 से 7 जुलाई के बीच मनाया जाता है, और जुलाई के इस सप्ताह में पौधों का रोपण किया जाता है। स्कूलों में जो फील्ड हैं उन पर लगाए जाते हैं पौधे। गांधी जयंती किस तिथि को मनाते हैं? तो गांधी जयंती, गांधी जी आपको पता है राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं। इनका जो जन्म है 2 अक्टूबर को हुआ था, इसलिए गांधी जयंती मनाते हैं 2 अक्टूबर को, है ना। चलिए अगला और अंतिम प्रश्न है आज का, और सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा।
2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस रूप में मनाते हैं? 2 अक्टूबर देखिए अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। 2 अक्टूबर को ही महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, है ना, इसलिए उनके दिवस को अहिंसावादी थे, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। चलिए आज का प्रैक्टिस सेट यहीं ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए जय हिंद। और चैनल में पहली बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।